हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम 10 फेब 2026 की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमारी ये डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का हमारा सेशन रहता है। इसमें हम डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करते हैं जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आती है। और जो मेजर हमारे सब्जेक्ट होते हैं इसमें पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी भी इनके साथ ही एक मेजर सब्जेक्ट है। तो आप कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हैं, वन डे एग्जाम, यूपीएससी, पीसीएस या फिर कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल, जो भी एग्जाम हो, आप उसको मतलब यहाँ से करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ क्या आ रही है? एसआईआर को रिलेटेड है पहली न्यूज़। एक मिनट, हाँ। रेस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर टूल्स यूज्ड फॉर एसआईआर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि एसआईआर के उपयोग के लिए किए जाने वाले जो प्रतिबंधात्मक सॉफ्टवेयर उपकरण है, ठीक है, तो एसआईआर के लिए एक तरह से रेस्ट्रिक्टिव टूल्स का उपयोग किया जा रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, ये जो मतलब अगर हम पूरी इस टिप्पणी की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी जिसमें जस्टिस एस के कांत थे, यानी कि सूर्यकांत, इसके अलावा जस्टिस जॉय माल्या बागची, तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा कि उनके सॉफ्टवेयर में लगाए गए टूल्स जो है वेरी रिस्ट्रिक्टिव हैं। यानी कि मतलब गलत तरीके से जो फ्लैग कर रहे हैं, यानी कि जो ये टूल यूज किए जा रहे हैं इनको एक तरह से गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। यानी कि बंगाली परिवारों में आम मिडिल नाम है, जैसे कि कोई कुमार है, इसके अलावा कोई नारायण है, उसको छोड़ देने पर क्या है, नोटिस भेजा जा रहा है। इसके अलावा एक ही व्यक्ति के नाम में छोटा मोटा बदलाव होना, यानी कि छोटा मोटा बदलाव होने पर भी क्या है, उनमें एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं। उम्र का गैप हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या उत्पन्न करता है। अब देखिए एस आई आर है क्या, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसको कहा जाता है। यानी कि जो भी आप मतलब जितने भी भारत में मतदाता है, वोटर लिस्ट है, उसको एक तरह से अपडेट करने के लिए वोटर लिस्ट को ये जो है किया जा रहा है। एक तरह से पूरा प्रोसेस है। तो अब ये सभी स्टेट्स में शुरू हो चुका है। इसमें क्या है कि आप मान लीजिए कि जैसे आप कहीं से भी मतलब कि आप कहीं से बिलोंग करते हैं, फिर क्या आपकी पूरी पूरी डिटेल जो है चेक होगी। इसके अलावा आपके जो पूरी एक लिस्ट दी गई है सुप्रीम सॉरी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उन पूरी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, आपके पास प्रूफ होने चाहिए कोई भी, ठीक है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आपके पास, यानी कि उन्होंने काफी पुराने सबूतों को सामने रखने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 5-6 बच्चों वाले जो परिवार है उनको भी नोटिस भेजा जा रहा है। तो कोर्ट ने इस चीज को क्या कहा है, तानाशाह, यानी कि एक तरह से ये पूरी तरह से भारत में तानाशाही चल रही है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर जो है रेस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर क्या कुछ करता है, तो इसमें जो है सबसे पहले ये एआई, इसके अलावा एमएल आधारित टूल है जो कि मतदाता सूची में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ढूंढता है। यानी कि जो भी असंगतियां या फिर गलतियां हम बात करें लॉजिकली, तो उसको ढूंढने का काम करता है। तो ये टूल ऑटोमेटिकली पूरी वोटर लिस्ट में चेक करता है। उसके अलावा जिसमें कोई भी त्रुटि पाई जाती है, फिर उनको ये नोटिस भेज देता ऑटोमेटिकली। मुख्य रूप से ये 2002 या फिर उससे पुरानी एसआईआर के जो रूल्स थे उससे तुलना करता है। यानी कि 2002 की जो वोटर लिस्ट है उससे तुलना करके, कंपेयर करके जो भी इसको डाउटफुल एंट्रीज लगती है उनको फ्लैग कर लेता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल का ये मामला था, क्योंकि वेस्ट बंगाल में वहां पर जो ममता बनर्जी, उन्होंने पीआईएल याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के अगेंस्ट। तो वहां पे लगभग 1.4 करोड़ जो मतदाता उनको डाउटफुल मानकर उनको नोटिस भेजे गए हैं। 1.5 करोड़, आप देख लीजिए कितना 1.5 करोड़ है। कुल मतदाता कितने वहां पर 6.5, इट मीन्स कि 1.5 करोड़ तो इसमें जो है उन्होंने बिल्कुल ही भारतीय मतलब 1.5 करोड़ तो उन्होंने नागरिक मानने से इनकार ही कर दिया। उन इसका उद्देश्य क्या था, डुप्लीकेट नाम, इसके अलावा कोई फर्जी नेम होता है, कोई मृतक के नाम हटाना। लेकिन कोर्ट का कहना है कि तरीका बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तरीका सख्त अपनाया जा रहा है, निर्दोष लोगों को भी इससे परेशानी हो रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार का आरोप लगाया गया था ममता बनर्जी के द्वारा कि चुनाव आयोग जो है ये व्हाट्सएप आयोग जैसा हो चुका है।
यानी कि SIR का इस्तेमाल सिर्फ नाम काटने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि ये पूरा जो प्रोसेस है ये बंगाल को निशाना बना रहा है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन इस पर क्या अपना पक्ष रखता है? उन्होंने कहा कि SIR पूरी तरह से संवैधानिक है और मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है। इस पहले इस्तेमाल होने वाला जो डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर था 2023 के बाद बंद कर दिया गया था क्योंकि वह गलत रिजल्ट दे रहा था। तो ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। अब मैनुअल वेरिफिकेशन और BLO के काम पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। अगर हम SIR की बात करें तो इसको लेकर पूरे भारत में बहुत ज्यादा विवाद भी छिड़ा हुआ है। बहुत लोग परेशान भी है क्योंकि कई बार कोई किसी को उनके प्रूफ नहीं मिल रहा है या फिर कोई खुद को साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? सबसे पहले तो बड़ी संख्या में जो मतदाता है उन पर कार्यवाही की जा रही है, सुनवाई यानी कि उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये नोटिस छोटे मोटे बदलाव के लिए जैसे कि मान लीजिए कोई एक किसी का नाम है, मान लीजिए लिखा हुआ है रमन और कुमार लिखा है किसी कहीं में, अब फिर उसका अकेला नाम जो आ चुका है रमन कुमार रॉय या फिर कुछ ऐसा, तो ऐसे में यानी कि ऐसे व्यक्तियों को भी नोटिस भेजा जा रहा है। इसके अलावा मतदाता नाम हटाने का भी खतरा है। कुछ लोगों यानी कि विपक्ष या फिर और राजनीतिक दलों की हम बात करें, उनका कहना है कि मतदाता के नाम हटाए जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में ज्यादा प्रभाव देखने को मिला जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र यानी कि जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा रहती वहां पर 30% से भी ज्यादा मतदाताओं को नोटिस मिले। कुछ लोगों का ये भी कहना है, यानी कि यहाँ पर अगर हम कुछ राजनीतिक दलों की बात करें, उनका ये मानना है कि जो गवर्नमेंट है वो मुस्लिम मतदाताओं का नाम हटाना चाहती है, यानी कि उनको भारत से बाहर निकालना चाहती है। अब वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशानी में है क्योंकि उनको अपने जो है पूरे सॉफ्ट वो मिल नहीं रहे प्रूफ्स, तो इसी वजह से वो खुद को भी प्रूफ नहीं कर पा रहे। इसके अलावा राजनीतिक सामाजिक प्रभाव भी पड़ सकता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें जो राजनीतिक दल है वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं कि किस राजनीतिक दल को कितनी जो वोट मिल सकती है, कितनी संभावना है, कितने लोग उनके पक्ष में या उनका समर्थन करते हैं। तो ऐसे में क्या है, जो ये इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के जरिए एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल जो है बाकी जितने भी मतलब पॉलिटिकल जो भी पार्टीज हैं उनको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं या फिर जनता है उनका नाम काटना चाहते हैं। यानी कि मतदाता सूची जो शुद्ध करने का उद्देश्य है यहाँ पर अच्छा माना जा रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर इसमें गलत यूज किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सॉफ्टवेयर जो है वो सही नहीं है, यानी कि सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं कमी है जिसमें लोग जो निर्दोष लोग हैं उनको भी इस चीज में निशाना बनाया जा रहा है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही, एक नई प्रजाति की खोज की गई है। न्यू स्पीशीज ऑफ ड्रैगन फ्लाई डिस्कवर्ड इन केरला's रबर प्लांटेशंस नेम्ड लाइरोथेमिस केरालेनिसिस। ठीक है, तो इसमें क्या है, केरल के जो रबर के बागान है यानी कि वहां पर जो रबर प्लांटेशन जहां पर होती है वहां पर ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति मिली है जिसका नाम क्या है, लिरियोथेमिस केरलेंसिस रखा गया है। ठीक है, तो इसमें यानी कि अगर हम इस खोज की थोड़ी पृष्ठभूमि को देखें तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की नजर आती है। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए ये जो प्रजाति है ये पहली बार 2013 जो है 2013 में केरल के जो एर्नाकुलम जिला था वहां पर इसको देखा गया था। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने इसे लीरोथेमिस एसिकास्ट्रा जो कि उत्तर पूर्व भारत में यानी कि नॉर्थ ईस्ट भारत में पाई जाती उसका नाम दिया था, लेकिन 10 साल से ज्यादा इसकी जांच हुई। इसके अलावा फील्ड वर्क किया, लैब एनालिसिस हुए, पुराने म्यूजियम सैंपल्स की स्टडी के बाद इसको एक नई प्रजाति के रूप में जो है डिस्कवर किया गया, नई प्रजाति के रूप में इसको जो है मतलब दाखिल किया गया है। तो निवास स्थान क्या है इसका, ये जो प्रजाति ये संरक्षित जंगल या फिर प्राकृतिक वनों में नहीं रहती बल्कि जो मानव निर्मित जो कृषि क्षेत्र होते हैं यानी कि जो मनुष्य के द्वारा जो कृषि क्षेत्र बनाए गए हैं वहीं पर पाई जाती है। रबर और जो अनानास यानी कि पाइन एप्पल के जो बागान होते हैं, बाग होते हैं वहां पर यानी कि रबर और पाइन एप्पल के बागानों में पाई जाती है। ठीक है, छायादार जगहों में वनस्पति से भरे जो तालाब है, सिंचाई नहर, पानी के छोटे मोटे संग्रह है, इन सभी में रहती है। केरल के जो निचले तटीय मैदान है आपने देखी होगी वहां पर, यहाँ पर जो केरल है उसके जो निचले ये तटीय मैदान है यहाँ पर रहती हैं।
मौसम खत्म होने पर ये गायब भी हो जाती है। बारिश होती है तो यहाँ पर ज्यादा नजर आती है, जब बारिश चली जाती है तो फिर ये धीरे धीरे वहां पर गायब होना शुरू हो जाती है। ये एक छोटी और पतली ड्रैगन फ्लाई है, इससे जिससे पारदर्शी पंख लगे होते हैं। आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, यहाँ पर मैंने जो पीछे फोटो दिखाई थी ये वाली, यहाँ पर आप देखिए इसके जो पारदर्शी ये बने हुए हैं पंख। इसके अलावा लाल काले रंग का इसका शरीर है, आप देख सकते हैं ये वाला। नर और मादा में कुछ अंतर होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये अन्य प्रजातियों से डिफरेंट दिखती है। इसका महत्व क्या है इस पूरी खोज का, इस पूरी डिस्कवरी का? तो इससे क्या पता चलता है कि कृषि क्षेत्र भी क्या जैव विविधता से भरा हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में कीटनाशक और भूमि उपयोग में बदलाव होने से ये जो प्रजाति है खतरे में पड़ सकती है। यानी कि अगर कीटनाशकों का प्रयोग ज्यादा किया जाए या फिर भूमि का उपयोग बदल जाए तो इट मीन्स कि ये जो प्रजातियां हैं ये भी खत्म हो सकती हैं धीरे धीरे। तो ये एक काफी इम्पोर्टेंट है खोज। केरल की बायोडाइवर्सिटी का ये मतलब एक तरह से सम्मानित करती है कि केरल में भी कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ये खोज पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कॉल है, क्योंकि ऐसे कीट जो है जैविक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। अब देखिए, हम ऐसा नहीं कह सकते कोई छोटा जीव है तो वो मतलब उसका कोई रोल नहीं है हमारे इन्वायरमेंट में। छोटे छोटे सभी जीवों से मिलकर हमारा जो इन्वायरमेंट बना है, सबका रोल रहता है पर्यावरण में, और पर्यावरण के संतुलन को बढ़ाने में भी इनका योगदान है। ठीक है, अब इस खोज का प्रमुख प्रभाव क्या पड़ सकता है? सबसे पहले तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या रहेगा? तो ड्रैगन फ्लाई परिवार की ये जो एक प्रजाति है, ये अपेक्स अपेक्स शिकारी है। यानी कि इसके लार्वा पानी में जो मच्छरों के लार्वा यानी कि मच्छरों के जो बच्चे होते हैं और छोटे कीट कृषि कीट खाते हैं, इससे मच्छरों की संख्या जो है वो नियंत्रित होती है। ठीक है, और जो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां उसको भी कम करने में मदद मिलेगी जब ये मच्छरों को खाएंगे, या फिर मच्छरों के जो मादा होती जो लार्वा होता है उसको खाते। इट मीन्स की मच्छरों की जो जनसंख्या है वो कम रहेगी। इसके अलावा ताजे पानी के जो पारिस्थितिकी तंत्र उसका भी एक संकेतक है। ये प्रजाति पानी की गुणवत्ता और जो छोटे जल स्रोत होते हैं जैसे कि तालाब, सिंचाई चैनल या फिर नहरें, उनकी सेहत का बायो इंडिकेटर होती है, वहीं पर ज्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा खाद्य श्रृंखला में भी इनकी भूमिका है। ये जो छोटे कीट होते हैं ये छोटे कीटों को खाकर, यानी कि जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनको खाते हैं और खुद बड़े या फिर पक्षियों का शिकार बनते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला जो हमारी है, जिसको हम फूड चेन कहते हैं, तो उनको एक तरह से बैलेंस करती है। इसके अलावा जैव विविधता वैज्ञानिक पहल हमें देख मतलब इससे काफी ज्यादा महत्व है। इसके अलावा संरक्षण पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो पारंपरिक संरक्षण सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित जंगलों पर केंद्रित रहता था, लेकिन अब क्या है, अब जो कृषि का जो सेक्टर है उसको भी संरक्षित रखा जाएगा। इसके अलावा इसका मतलब क्या है कि जैव विविधता को बचाने के लिए अब जो निजी खेत है, प्राइवेट खेत या फिर प्लांटेशन या फिर जहां पर लोग रहते हैं, यानी कि जो लोगों ने एरियाज बनाए हैं, मानव बसे जो क्षेत्र हैं, उन पर भी एक तरह से इलाकों में भी ये प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट यानी कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। ये जो नई प्रजाति इसका नाम आपने याद रखना है, लिरियोथेमिस केरलेंसिस। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है? नेक्स्ट न्यूज है हमारी इंडिया एंड ग्रीस वेट हाँ इंडिया एंड ग्रीस एग्री टू स्ट्रेंथन डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन इन 5 ईयर रोड मैप। यानी कि भारत और जो ग्रीस है उन्होंने अपना जो एक तरह से डिफेंस मतलब 5 साल का जो रोड मैप है उसमें रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जता ली है। यानी कि अब भारत और ग्रीस के जो संबंध है वो भी हमें अच्छे होते नजर आएंगे। ठीक है, यानी कि एक रोड मैप तैयार किया गया था इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के लिए। तो भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, और ग्रीस के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री निकोलोसिस जॉर्जियोस डेंडियास, उनके बीच एक बैठक हुई जहां पर उन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर साइन किए हैं दोनों कंट्रीज ने। तो ये जो घोषणा है रक्षा औद्योगिक सहयोग को और ज्यादा मजबूत करती है। यानी कि रक्षा औद्योगिक, रक्षा के क्षेत्र में जो हमारा उद्योग है उसमें सहयोग दोनों देशों को मतलब दिया जाएगा। इसके अलावा इसके आधार पर दोनों देश ने अगले 5 साल के लिए
साझा रोड मैप तैयार करने वाले हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि एक तो भारत की आत्मनिर्भरता पहल बढ़ाना, इसके अलावा ग्रीस की एजेंडा जो 2030 उनका एक एजेंडा रखा गया था, एक मिनट, हाँ, एजेंडा 2030, हाँ, उसको रक्षा सुधार योजना, उस पर काम करना। इसके बीच साझेदारी से संयुक्त अनुसंधान रहेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहेगी, सह उत्पादन यानी कि को प्रोडक्शन रहेगा। इसके अलावा प्रौद्योगिकी साझाकरण, औद्योगिक सहयोग से सब बढ़ने वाला है। इसके अलावा और क्या फैसले लिए गए, दोनों देशों ने 2026 के लिए जो बायोलेटरल मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान है उसका भी आदान प्रदान किया, उनको लेकर बातचीत हुई है, जिसमें जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनके बीच आने वाली जितनी भी सैन्य एक्टिविटीज गतिविधियां और अभ्यास शामिल रहेंगे। ग्रीस ने भारत के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडिया ओशियन रीजन यानी कि IFC, इसका शॉर्ट फॉर्म है IOR, इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए एक बार और, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन, गुरुग्राम में एक ग्रीक इंटरनेशनल लियाजन ऑफिसर तैनात करने की भी घोषणा की जा रही है, जिससे समुद्री सहयोग मजबूत होगा। यानी कि दोनों देश जो है वो समुद्री सहयोग में भी एक दूसरे का साथ देंगे। ठीक है, तो इन सभी को मजबूत करने पर बातचीत की जा रही है। दोनों देश प्राचीन समुद्री राष्ट्र होने के नाते जो है समुद्र की सुरक्षा, इसके अलावा क्षेत्रीय स्थिरता और मुक्त समुद्री मार्गों पर अपनी समानता पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, अब चलते हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये हमारी न्यूज इतनी ही थी जिसमें ये था कि मतलब ग्रीस के साथ हमारा एक नया जो है इंटेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है, अ चांस फॉर इंडिया टू पॉलिश द किम्बरली प्रोसेस। ठीक है, इंडिया के लिए एक चांस है, क्या चांस है, भारत के पास किम्बरली प्रक्रिया को निखारने का एक मौका है। ठीक है, तो भारत के पास मतलब इसका मतलब क्या है कि भारत के जो किम्बरली प्रक्रिया है उसकी अध्यक्षता ग्रहण करने के संदर्भ में ये एडिटोरियल है। अब देखिए किम्बरली प्रक्रिया है क्या, एक मिनट, किम्बरली प्रक्रिया, हाँ, तो किम्बरली प्रक्रिया क्या है, ये एक तरह से अंतरराष्ट्रीय योजना है, यानी कि किम्बरली जो है प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम है, जिसकी स्थापना क्या 2003 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि संघर्ष हीरे या फिर रक्त हीरे, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स या फिर ब्लड डायमंड के वैश्विक व्यापार को पूरी तरह से रोकना, पूरी तरह रोकना यानी कि डायमंड के व्यापार को। ये वे कच्चे हीरे होते थे जिनकी बिक्री से प्राप्त धन का इस्तेमाल सशस्त्र विद्रोह समूह या फिर गैर कानूनी सेनाएं सरकारों के खिलाफ युद्ध चलाने के लिए या फिर मानव अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए करती थी और अस्थिरता फैलाने के लिए इनका प्रयोग होता था। ये एक ट्राईपार्टाइट यानी कि त्रिपक्षीय व्यवस्था है, जिसमें कौन कौन शामिल होता है, एक तो सरकारें शामिल होती हैं, दूसरा इसमें हीरा उद्योग शामिल रहता है, तीसरा इसमें सिविल सोसाइटी भी रहती है। वर्तमान में इसमें 60 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। यूरोपीय संघ को एक भागीदारी माना जाता है और पूरे विश्व के कच्चे हीरों का 99% से भी ज्यादा व्यापार को कवर करता है। ये हर खेप के साथ संघर्ष मुक्त प्रमाणन यानी कि कॉन्फ्लिक्ट फ्री सर्टिफिकेट जो है वो अनिवार्य होता है। अब देखिए भारत की भूमिका और 2026 में जो है भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। 1 जनवरी 2026 से भारत किम्बरली प्रक्रिया का अध्यक्ष बन चुका है। यह तीसरी बार है जब भारत को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इससे पहले भारत ने 2008 में और 2019 में जो है इसकी अध्यक्षता की थी। विदेश मंत्री हमारे जो एस जयशंकर हैं उन्होंने इसे भारत की वैश्विक गवर्नेंस में बढ़ती भूमिका को बताया, हीरा व्यापार में सुधार करने की और सहमति के जरिए नेतृत्व का एक प्रमाण बताया है, यानी कि ये नेतृत्व किया जा रहा है। वाणिज्य मंत्री जो पीयूष गोयल है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की पारदर्शिता, ईमानदारी को बढ़ावा देने की जो प्रतिबद्धता है उसमें वैश्विक विश्वास को भी दर्शाया जा रहा है। भारत के पास निखारने का अवसर क्यों है, यानी कि भारत एक तरह से ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो अब इसको समझ रहे थे इस वाक्य को। तो आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण, सबसे पहला अभी जो प्रमाणन प्रक्रिया काफी हद तक है कागजी है और मैनुअल है, यानी कि अभी तक डिजिटलीकरण नहीं आया। भारत एक डिजिटल सर्टिफिकेट, इसके अलावा ब्लॉकचेन आधारित ट्रांसपेरेंसी और जो ट्रेसेबिलिटी, इसके अलावा रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग को भी बढ़ावा दे सकता है भारत। और इससे क्या होगा, जो फर्जीवाड़ा है यानी कि जो भी इसमें फर्जी नाम या फिर फर्जी सर्टिफिकेट्स वगैरह कुछ भी होते हैं उनको खत्म किया जा सकता है।
दूसरा क्या है, विस्तारित परिभाषा, वर्तमान में केवल सशस्त्र विद्रोह से जुड़े हीरो का संघर्ष हीरा ही माना जाता है। मानव अधिकारों का उल्लंघन, इसके अलावा बाल श्रम यानी कि बाल मजदूरी जिसको कहते हैं, पर्यावरण का विनाश करना या फिर जबरन विस्थापन जैसी जितनी भी समस्याएं उसको शामिल करने की मतलब काफी लंबे समय से क्या है मांग बनी जा रही कि इन सभी को भी खत्म करना चाहिए। इसके जरिए भारत इस दिशा में एक महत्वपूर्ण या फिर एक मजबूत सहमति भी बना सकता है भारत। इसके अलावा पारदर्शिता, डेटा आधारित निगरानी हो सकती है। भारत जो है डेटा एनालिटिक्स और इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सप्लाई चेन को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आज उपभोक्ता नैतिक यानी कि एथिकल की बात करें और ट्रेसेबल हीरो की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो क्रिमिनल प्रोसेस है उससे कॉन्फ्लिक्ट फ्री टैग जो है वो बढ़ेगा, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट फ्री जो सर्टिफिकेट मिल सकते हैं। इसके अलावा भारत की स्थिति क्या है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कटिंग और पॉलिशिंग केंद्र है, यानी कि सबसे ज्यादा जो हीरा है भारत में काटा जाता है। इसके अलावा पॉलिश भी यहीं पर होता है। पूरे विश्व व्यापार का जो मतलब पूरे विश्व में व्यापार होता है हीरे का, उसका 90% हिस्सा जो है वो भारत से होकर गुजरता है। इसलिए भारत के पास नैतिक व्यापार के नियम बनाने, लागू करने के और व्यवहारिक ताकत, दोनों तरह की ही ताकत भारत के पास है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो चुनौतियां भी कम नहीं है, यानी कि जितने भी 60+ सदस्य हैं इसमें, उनमें चुनौतियां बना पाना एक तरह से उनमें सहमति बना पाना सबसे बड़ी चुनौती है। एक भी देश विरोध कर दे तो जो सुधार है, मतलब जो सुधार करने की एक पूरा प्रोसेस है उसको रोका जा सकता है। रूस जैसे बड़े उत्पादक देशों पर प्रतिबंध के कारण, यानी कि उन पर प्रतिबंध जो लगे रहते हैं उसके कारण पूरे विश्व के हीरा बाजार में पहले से ही तनाव बने हुए। कुछ अफ्रीकी देश उद्योग के कुछ हिस्से परिभाषा में बदलाव का भी विरोध करते हैं कि इसकी जो परिभाषा है उसका बदलाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भारत के पास 2026 में अभी अध्यक्षता आई है किम्बरली प्रोसेस की, उसके जरिए पूरे विश्व का हीरा व्यापार जो है हीरे व्यापार के भविष्य को आकार देने का ऐतिहासिक अवसर जो है दिया जा रहा है। यह सिर्फ संघर्ष मुक्त हीरों की बात नहीं है बल्कि नैतिक, इसके अलावा पारदर्शी, टिकाऊ, उपभोक्ता विश्वास आधारित हीरा उद्योग बनाने का भी एक मौका है। यदि भारत डिजिटल ट्रेसेबिलिटी, व्यापक परिभाषा, मजबूत अनुपालन पर ठोस कदम उठाता है तो यह न केवल वैश्विक हीरा व्यापार में भारत की साख को बढ़ाएगा बल्कि पूरे ग्लोबल गवर्नेंस में भी एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में अपनी एक नई छवि को प्रस्तुत कर सकता है भारत। तो भारत के लिए एक अच्छा मौका है किम्बरले प्रोसेस को जो है डील करने का। हमारी नेक्स्ट न्यूज आज की नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, मुस्लिम नेशंस प्रोटेस्ट एज इजराइल टाइटन्स ग्रिप ऑन वेस्ट बैंक, यानी कि इसराइल के द्वारा वेस्ट बैंक पर यानी कि जो गाजा पट्टी है उस पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज। ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब देखिए हुआ क्या, इसराइल की जो सिक्योरिटी कैबिनेट है उन्होंने 8 या 9 फरवरी में 2026 को कुछ बड़े फैसले दिए, कुछ बड़े बदलाव किए गए, जैसे कि वेस्ट बैंक में जो यहूदी हैं उनके लिए जमीन खरीदना और रजिस्ट्रेशन को आसान कर दिया गया वेस्ट बैंक में। इसके अलावा जो इसराइल के ऑफिसर्स अधिकारी हैं फिलिस्तीनी क्षेत्रों में ज्यादा कानून लगा सकते हैं फिलिस्तीन के एरियाज में, और प्लानिंग, लाइसेंसिंग, प्रॉपर्टी लॉ इन्फोर्समेंट में जो इसराइल है उसका नियंत्रण लगातार जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा खास धार्मिक स्थल जैसे कि हेब्रोन की पैट्रियॉर्कस की गुफा, यानी कि जिसको इब्राहिम मस्जिद बोलते हैं, और राहेल की कब्र के आसपास को जो है इसराइल का नियंत्रण बढ़ चुका है। इन कदमों को इजरायली मंत्री बेजालेल स्ट्रोमिच ने कहा है कि इससे फिलिस्तीन राज्य का जो विचार है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि जो फिलिस्तीन है उसको खत्म करना चाहते हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो एक बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा है उसको लेकर अब ये ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया क्या, सऊदी अरब के नेतृत्व में, यानी कि सऊदी जो है वो इन कंट्रीज को लीड करता है, उनके नेतृत्व में 8 देश हैं जिन्होंने इसराइल का विरोध किया, जिसमें जॉर्डन है, यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है, कतर है, इसके अलावा तुर्की है,
मिस्र है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इन सभी ने। तो उन्होंने क्या कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, जो बार बार ऐसे यानी कि जो बार बार ऐसा किया जा रहा है इसके इसराइल के द्वारा, यानी कि वहां पर जो लोग हैं उनके मानव अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है। अवैध इजरायली संप्रभुता थोपने की भी कोशिश की जा रही है। सेटलमेंट गतिविधियों को मजबूत करना कि वहां पर धीरे धीरे इसराइल अपनी बस्ती बनाने शुरू कर दे इसराइली, और वहां पर फिलिस्तीनियों को बाहर निकाला जाए। इसके अलावा 2 स्टेट सॉल्यूशन को कमजोर किया जा रहा है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भी इन कदमों की निंदा की है। बहुत बड़े बड़े जो है प्रोटेस्ट किए गए रोड के ऊपर ही, ठीक है। यूरोपियन यूनियन ने इसे जो है गलत दिशा में कदम बताए हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि ये एक तरह से इसराइल के द्वारा गलत फैसले या फिर गलत तरीके का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, इसको गलत कहा जा रहा है। तो इसराइल क्या कहता है कि वेस्ट बैंक में वो अपनी सेटलमेंट को बढ़ाने के लिए, नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कुछ नियम बना रहा है। इसके अलावा कोई भी, यानी कि अगर हम यूएन की बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वो इन चीजों को एक तरह से इसराइल का विरोध नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम देश, उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से इलीगल है, या इससे जो है फिलिस्तीन राज्य पूरी तरह से ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले से यहूदियों और जो बाकी वहां पर कम्युनिटीज रहती हैं उनके बीच जो फिलिस्तीन के लोग हैं, फिलिस्तीन, उनके बीच विरोध चल रहा है। इसके अलावा यानी कि स्ट्रीट प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। अब इसमें जो है अब जो ऐसा है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो आपस में मिलकर ये नहीं पता कि मतलब कि कौन सी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, हो सकता है वो कुछ नया अपना एक एजेंडा तैयार करे इन सभी के लिए, यानी कि खास करके इसराइल के लिए, जो बार बार जो है फिलिस्तीन राज्य को खत्म करना चाहता है, ठीक है। तो इसका हमें पता है कि मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा तनाव बढ़ा हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ हैं, यानी कि अलग अलग जो अलायंस बन चुके हैं। इसके अलावा जो ट्रंप ने पीस ऑफ बोर्ड की एक स्थापना भी की थी, हालांकि उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ अवैध है, लेकिन अब उसकी जो मतलब कि ट्रम्प भाई साहब पीस ऑफ बोर्ड बनाकर पता नहीं कहाँ बैठ गए, कहाँ छिप कर बैठे हैं कि अब वो फिलिस्तीन और इसराइल के बीच कोई भी समझौता कराने के मतलब सामने आ ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। हमारा सेक्शन रहता है कुछ, हम यहाँ पर करंट के क्वेश्चंस को कवर करते हैं विद एक्सप्लेनेशन, और बढ़िया क्वेश्चन रहते हैं यूपीएससी लेवल के, आप करके देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सेशेल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेशेल्स एक द्वीपीय राष्ट्र है जो कि पश्चिम हिंद महासागर में मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में स्थित है। दूसरा, सेशेल्स के द्वीप हिंद महासागर के मस्केरीन पठार पर स्थित है। तीसरा, सेशेल्स अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाली कंट्री, अफ्रीकी मुख्य भूमि की महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित है। सेशेल्स भारत के लिए एक रणनीतिक महत्व रखता है क्योंकि यह प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित है और समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। कितने कथन इसमें सही हैं? दोस्तों, इसमें पहला, दूसरा और चौथा 3 सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। इसमें जो है तीसरा स्टेटमेंट क्यों सही नहीं है? इसमें कहा जा रहा है कि सेशेल्स जो है वो अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या, गलत, यहाँ पर गलत हो जाता है। ये सबसे कम जनसंख्या वाला जो है एक राष्ट्र है अफ्रीका का, और ये मुख्य भूमि पर स्थित नहीं है, यानी कि मुख्य भूमि की जो महाद्वीपीय शेल्फ है उस पर स्थित नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, पहला सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा गलत है, चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हाल ही में शुरू किए गए मिशन सक्षम के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। यह एक क्षेत्रव्यापी क्षमता निर्माण प्रमाणीकरण पहल है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से प्राथमिक सरकारी बैंकों को मजबूत करना है। लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इसमें कितने स्टेटमेंट सही है? इसमें पहला और दूसरा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। कैसे? तीसरा जो है ये लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है, बल्कि इसका उद्देश्य क्या है कि बैंकों की संस्थागत क्षमता को निर्माण करना, यानी कि ये प्रत्यक्ष जो है फाइनेंशियली हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा यानी कि ये सब्सिडी वगैरह प्रदान नहीं करता है मिशन सक्षम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने वाले पहले भारतीय मुस्लिम थे।
दूसरा कथन है भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने बिहार के गवर्नर के रूप में काम किया था। कितने कथन सही है इसमें? तो इसमें सी ऑप्शन है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ की सह स्थापना की, जो बाद में दिल्ली स्थानांतरित होकर जामिया मिलिया इस्लामिया बन गया था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने 1957 से लेकर 62 के बीच बिहार के राज्यपाल के रूप में काम किया। फिर राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति बने थे। उनका निधन 3 मई 1969 को हुआ। पहले भारतीय राष्ट्रपति बने जिनका कार्यकाल में निधन हुआ, और उसके उत्तराधिकारी उनके कौन थे? वीवी गिरी बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित संवैधानिक राजशाही है जिसने वर्ष 1957 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की। इसकी थाईलैंड के साथ सैद्धांतिक और समुद्री सीमा, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमाएं लगती हैं। इसकी तट रेखा के पास मलक्का, जलडमरू मध्य और भारत के साथ इसकी समग्र रणनीतिक साझेदारी है। तो कौन से देश के बारे में ये ऊपर वाली स्टेटमेंट दी गई है? तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा, मलेशिया। अभी आपने देखा ही होगा, हाल ही में जो है मलेशिया काफी चर्चा में रहा है। तो आप इससे भी थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट के क्वेश्चन है, तो इट मीन्स कि अगर मलेशिया चर्चा में है तो वहां उसकी बात हो रही है उस कंट्री की। ठीक है, तो मलेशिया जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक संवैधानिक राजशाही है। 1957 में यूके से ये आजाद हुआ था। प्रायद्वीपीय मलेशिया की थाईलैंड के साथ सैद्धांतिक और समुद्री सीमा लगती है। सिंगापुर, इसके साथ वियतनाम, इंडोनेशिया, इनके साथ भी समुद्री सीमा साझा करता है। मलक्का जलडमरू मध्य प्रायद्वीपीय मलेशिया और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच स्थित है। भारत और मलेशिया ने वर्ष 2015 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापित की। हाल ही में वर्ष 2026 में भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान और भी गहरा इसको किया गया, यानी कि अभी जो 2026 में, यानी कि अभी ही 3-4 दिन पहले ही जो भारत के जो पीएम है उन्होंने मलेशिया की यात्रा की है और वहां पर फिर बातचीत हुई है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का द हिंदू का सेशन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे हम अपनी कल की लेटेस्ट न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।